सविता की तो दो बेटियां थी और वो उन दोनों का विवाह करना चाहती थी। अब मैं चाहती हूँ कि अपने जीते जी ही तुम दोनों का विवाह कर दूँ, क्योंकि मेरे सिवा तुम दोनों का सहारा कोई भी नहीं है यहाँ पर। माँ, अगर आपकी आखिरी इच्छा यही है तो आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो। आपकी दोनों बेटियां आपकी ये आखिरी इच्छा ज़रूर पूर्ण करेंगी। उन दोनों की माँ ही उनका एक अच्छा वर ढूंढ कर उनका विवाह कर देती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और राधिका के घर एक बच्चा होता है। राधिका का तो एक बहुत प्यारा सा बच्चा था और वो अपने बच्चे के साथ खुश थी। और वहीं दूसरी तरफ राधा की तो दो बेटियां थी और अभी हाल ही में एक बेटी होती है। राधा, मैंने सोचा था कि कम से कम इस बार तो तुम मुझे बेटा दे ही दोगे, लेकिन लगता है कि बेटा तो मेरे नसीब में है ही नहीं। कृष्णा जी, आखिर आप इतना ज़्यादा क्रोधित क्यों हो रहे हैं? इसमें भला मेरी कौन सी इच्छा शामिल है? ये तो ईश्वर की ही देन है बस। मुझे बेटियां बिल्कुल भी नहीं चाहिए और आखिरकार मुझे बेटा चाहिए और तुम नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें भी बहुत जल्द ही छोड़कर जाऊंगा। कृष्णा तो इतना कहते साथ ही वहां से चला जाता है और कृष्णा की ये बात सुनकर राधा तो जोर जोर से रोने लगती है और उसे देखकर उसकी बेटी कहती है, माँ, पिताजी हमसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हैं और हमारी वजह से आपसे भी हमेशा झगड़ा ही करते रहते हैं। हम बुरे हैं। दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आखिरकार हम माँ के जीवन में आई, इसी वजह से पिताजी हर वक्त माँ से बस क्रोधित ही रहते हैं। नहीं बेटा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और मैं जानती हूँ तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कृष्णा तो आज बहुत ज़्यादा दुखी था और एक ग्राहक उसके पास आकर कहता है, कृष्णा, मुझे तो लगता है कि तेरे भाग में कोई भी बेटा लिखा ही नहीं हुआ है, इसलिए तो बार बार बस तुम्हें बेटियां ही हो रही हैं। मुझे भी अब विश्वास होने लगा है कि मेरी जिंदगी में कभी भी एक बेटा नहीं आ सकता है और मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। इसमें चिंतित होने की क्या बात है? तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, कोई भी लड़की तुमसे विवाह कर लेगी तो फिर विवाह कर लो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी मैंने राधा को बहुत समय देकर देख लिया है। अब मैं दूसरा विवाह करूंगा और बेटा होगा। राघव तो कृष्णा को इतना कहते साथ ही जल्द ही वहां से चला जाता है और कृष्णा के जहन में पहला ख्याल रितु का ही आता है और फिर वो कहता है ऐसे, रितु का पति तो उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता और उसका एक पुत्र भी है और जब मुझसे विवाह होगा तो मेरा बेटा भी होगा ज़रूर। राज तो छोटा मोटा काम करता था और रितु को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। राज, आखिर कब तक तुम ये छोटी मोटी नौकरी ही करते रहोगे? काफी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि अब इससे काम चलने वाला नहीं है हमारा। रितु, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरे काम से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, लेकिन मैं काम में धोखाधड़ी बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। मामा पापा, आप मेरी वजह से झगड़ा मत करें, मेरी चिंता मत करें। अगर आप कहेंगे तो मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा, झगड़ा मत करें। देखो राज, ईमानदारी से आजकल कुछ भी नहीं मिलता है। अगर तुम थोड़े से पैसे में हेर फेर कर लोगे तो आखिर तुम्हारा क्या ही चला जाएगा। देखो रीतू, मैं सारा दिन मेहनत मजूरी करता हूँ और इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें भी मेरे साथ काम करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम्हारे साथ जाकर मैं भी मेहनत मजदूरी करूँगी? मुझसे ये काम नहीं होते और मैं तुम्हें जल्द ही छोड़ दूँगी बस। रीतू तो राज को इतना कहते साथ ही अपने बेटे को अपनी बहन के घर ले जाती है और राधा के घर जाकर रीतू तो उसका साथ देने की बजाय कहती है, दीदी, तुम्हें तो तीन तीन बेटियां हो गई हैं और मुझे देखो पहली बार ही बेटा हो गया था। तुम्हारी किस्मत में तो बेटा लिखा ही नहीं। रीतू, आखिर ये सब कुछ तुम क्या कह रही हो? तुम तो मेरी बहन हो और तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि मेरे वश में कुछ भी नहीं है। दीदी, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो तुम्हें छोड़कर किसी और से विवाह ही ना कर ले, क्योंकि कल ही उसने तुम्हें धमकी दी है।
आंटी, यहाँ पर आप हमारी बहन को देखने आई हैं, तो जो करने के लिए आई हैं मुझे लगता है वही आपको करना चाहिए आज। देखो राधा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और अपनी बेटियों को संभाल सकती हो, लेकिन एक पति का होना ज़रूरी है। टीटू की ये बातें कृष्णा भी घर के बाहर खड़ा होकर आराम से सुन रहा था। रितु बिल्कुल ठीक ही कह रही है, वैसे भी मैं इसे छोड़ने ही वाला हूँ और रितु मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसी से विवाह करूँगा। कृष्णा तो घर के बाहर रितु के आने का इंतज़ार करता है और फिर कहता है, रितु, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम राज के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो। अगर तुम चाहो तो मैं विवाह के बाद तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। हाँ कृष्णा, मैं तुमसे विवाह ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं राधा के साथ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकती, तो तुम्हें राधा को निकालना होगा। रितु, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उन सबको संभाल कर तो मैं तंग आ गया हूँ और तुम्हारे कहने पर उन सबको निकाल भी दूंगा घर से। तो फिर ठीक है कृष्णा, मुझे भी विवाह से कोई भी आपत्ति नहीं है। अगर तुम सब कुछ करने को तैयार हो तो मैं भी करने को तैयार हूँ सब कुछ। रितु, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं विवाह के बाद तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और आज की तरह बिल्कुल भी तुम्हें तकलीफ पहुंचने नहीं दूंगा। रितु और कृष्णा तो आज बहुत ज़्यादा ही खुश थे और फिर कृष्णा अपने घर के अंदर जाता है और बहुत ज़्यादा खुश था और फिर अपनी बेटियों और अपनी पत्नी को कहता है, राधा, इस घर में अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, अब तुम्हारी यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं रितु से विवाह करूँगा, वो भी बहुत जल्द। कृष्णा जी, आप मेरे साथ और मेरी बेटियों के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? मेरे होते हुए आप मेरी बहन से विवाह नहीं कर सकते। राधा, जिस पल की मैंने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की थी वो बस आने ही वाला है। अब जो तुम ना दे पाई वो तुम्हारी बहन देगी। पिताजी, अगर हमसे आपको कोई मसला है तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हमारी माँ को भी इस रास्ते में ऐसे मत छोड़ें। इतने वर्षों तक मैं तुम्हारे लिए ही कमा रहा था, लेकिन अब मेरी ख्वाहिश पूरी होगी और मैं अपने बेटे के लिए खूब पैसे जमा करूंगा। कृष्णा तो वहां से चला जाता है और उसकी बड़ी बेटी ऐसे कहती है, माँ, आपकी हर तकलीफ की वजह हम ही हैं। अगर हम आपके जीवन में ना आते तो पिताजी इस तरह आपको छोड़कर अकेले नहीं जाते। माँ, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर हम आपके जीवन में ना होते तो ये मुश्किलात कभी भी आपके जीवन में ना आती। बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती है। अब मैं काम करूँगी और तुम्हारा जीवन बनाऊँगी। कृष्णा राधा और उसकी बेटियों को घर से बाहर निकाल देता है और कुछ ही समय बाद रितु से विवाह कर लेता है। वो दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश थे। कृष्णा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और इस तरह रितु और कृष्णा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कृष्णा तो अपना सब कुछ रितु के नाम कर देता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और कुछ समय बीतने के बाद राधा सेटल हो जाती है और कृष्णा के घर बेटी होती है। बेटी को देखकर कृष्णा तो बहुत ज्यादा ही क्रोधित हो जाता है। रितु, तुमने जो भी चाहा वो मैंने सब कुछ तुम्हें ला कर दिया, लेकिन उसके बदले तुम मुझे एक बेटा भी नहीं दे पाई। तुम मेरे घर से निकल जाओ। कृष्णा, अगर हमारे घर बेटी हुई है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पहले तो बेटा ही था, मुझे लगता है तुम में ही कोई कमी है। रितु, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि सारा कुछ गलत मुझ में ही है? एक तो तुम मुझे बेटा नहीं दे पाई और ऊपर से मुझे ही गलत बता रही हो। बस बहुत हो गया, मैंने तुम्हारी बहुत बातें सुन ली हैं। मुझे राधा समझने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस मैं तुम सबको एक लम्हे भी अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और अपनी इस बेटी को भी साथ ही ले जाओ। ये घर मेरे नाम है और चुपचाप ही यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि पुलिस थाने में जाकर तुम्हारे खिलाफ मुझे रिपोर्ट लिखवानी पड़े। पुलिस का नाम सुनकर ही कृष्णा तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है और फिर उसकी मुलाकात राधा से होती है और राधा कहती है,
कृष्णा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे घर तक पहुंच गए? तुम्हारी अब मेरे जीवन में कोई भी आवश्यकता नहीं है, चले जाओ यहाँ से। राधा, ऐसा तो मत कहो, बहुत मुश्किलों से मुझे तुम्हारे घर का पता मालूम हुआ है और मुझे मेरी गलती की सीख मिल चुकी है पहले। पिताजी, पहले ही आपने हमारी जिंदगी बहुत बर्बाद कर दी है और अब हम नहीं चाहते कि हमारी हंसती बसती जिंदगी को आप फिर बर्बाद कर दें। कृष्णा तो राधा को सब कुछ बताता है कि कैसे रितु ने उसका सब कुछ अपने नाम कर दिया और फिर उसको उसी के घर से निकाल दिया। कृष्णा, अब मैं तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ और तुम्हारा साया तो अपनी बेटियों पे अब मैं बिल्कुल भी पड़ने देने वाली नहीं हूँ। इतना कहते साथ ही राधा तो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है और कृष्णा को भी आभास होता है कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी राधा को छोड़कर।